सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी एक्ट्रेस की आंख। पापों की गठरी की शूटिंग तमाम शब होती रही थी। रात के थके मांदे एक्टर लक्कड़ी के कमरे में, जो कंपनी के विलेन ने अपने मेकअप के लिए खासतौर पर तैयार किया था और जिसमें फुर्सत के वक्त सब एक्टर और एक्ट्रेसें सेठ की माली हालत पर तबसरा किया करते थे, सोफों और कुर्सियों पर ऊँघ रहे थे। इस चोबी कमरे के एक कोने में मैली सी तिपाई के ऊपर 10-15 चाय की खाली प्यालियां औंधी सीधी पड़ी थीं, जो शायद रात को नींद का गलबा दूर करने के लिए इन एक्टरों ने पी थीं। इन प्यालों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। कमरे के बाहर उनकी भिनभिनाहट सुनकर किसी नवारित को यही मालूम होता कि अंदर बिजली का पंखा चल रहा है। दराजकद विलन, जो शक्लो सूरत से लाहौर का कोचवान मालूम होता था, रेशमी सूट में मलबूस सोफे पर दराज था। आंखें खुली थीं और मुंह भी नींदवा था, मगर वो सो रहा था। इसी तरह उसके पास ही आराम कुर्सी पर एक मूंछों वाला उधेड़ उम्र का एक्टर ऊँघ रहा था। खिड़की के पास डंडे से टेक लगाए एक और एक्टर सोने की कोशिश में मसरूफ था। कंपनी के मुकालमा नवेस यानी मुंशी साहब होंठों में बीड़ी दबाए और टांगे मेकअप पर टेबल पर रखे, शायद वो गीत बनाने में मसरूफ थे जो उन्हें 4 बजे सेठ साहब को दिखाना था। उई उई हाय हाय। दफतन ये आवाज बाहर से इस चोबी कमरे में खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हुई। विलेन साहब झट से उठ बैठे और अपनी आंखें मलने लगे। मूंछों वाले एक्टर के लंबे लंबे कान एक इर्तियाश के साथ इस निस्वानी आवाज को पहचानने के लिए तैयार हुए। मुंशी साहब ने मेकअप टेबल पर से अपनी टांगे उठा ली और विलेन साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। उई 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 हाय हाय। इस पर विलेन, मुंशी और दूसरे एक्टर जो नींद गुनूदगी की हालत में थे चौंक पड़े। सबने काठ के इस बक्स नुमा कमरे से अपनी गर्दनें बाहर निकालीं। अरे क्या है भई? कैर तो है। क्या हुआ? अमा, ये तो देवी हैं। क्या बात है? देवी? जितने मुंह उतनी बातें। खिड़की में से निकली हुई हर गर्दन बड़े इस्तिराब के साथ मुतहर्रिक हुई और हर एक के मुंह से घबराहट में हमदर्दी और इस्तिफसार के मिले जुले जज्बात का इजहार हुआ। हाय हाय हाय, उई उई। देवी, कंपनी की हर दिल अजीज हीरोइन के छोटे से मुंह से चीखें निकली और बाहों को इंतहाई कुर्बो इस्तिराब के तहत ढीला छोड़कर उसने अपने चप्पल पहने पांव को जोर जोर से स्टूडियो की पथरीली जमीन पर मारते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ठुमका ठुमका बूटा सा कद, गोल गोल गदराया हुआ डी, खुलती हुई गंदुमी रंगत, खूब खूब काली काली तीखी भंवें, खुली पेशानी पर गहिरा कुसुम का टीका, बाल काले भौंरा से जो सीधी मांग निकालकर पीछे जोड़े की सूरत में लपेट देकर कंघी किए हुए थे। ऐसे मालूम होते थे जैसे शहद की बहुत सी मक्खियां छत्ते पर बैठी हुई हैं। किनारेदार सफेद सूती साड़ी में लिपटी हुई, चोली गुजराती तराश की थी, बगैर आस्तीनों के, जिनमें से जोबन फट पड़ता था। साड़ी बंबई के तर्ज से बंधी थी, चारों तरफ मीठा मीठा झोल दिया हुआ था। गोल गोल कलाइयां जिनमें खुली खुली जापानी रेशमीन चूड़ियां खनकना रही थीं। इन रेशमीन चूड़ियों में मिली हुई इधर उधर विलायती सोने की पतली पतली कनगनियां झमझम कर रही थीं। कान मौजू और लवें बड़ी खूबसूरत के साथ नीचे झुकी हुईं, जिनमें हीरे के आवेजे, शबनम की 2 थर्राती हुई बूंदें मालूम हो रही थीं। चीखती चिल्लाती और जमीन को चप्पल पहने पैरों से कूटती। देवी ने दाहिनी आंख को नन्हे से सफेद रुमाल के साथ मलना शुरू कर दिया। हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख, हाय। कांच के बक्स से बाहर निकली हुई कुछ गर्दनें अंदर को हो गईं और जो बाहर थीं फिर से हिलने लगीं।
आंख में कुछ पड़ गया है। यहाँ कंकर भी तो बेशुमार हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। यहाँ झाड़ू भी तो 6 महीने के बाद दी जाती है। अंदर आ जाओ देवी। हाँ हाँ आओ, आंख को इस तरह न मलो। अरे बाबा, बोला न तकलीफ हो जाएगी। तुम अंदर तो आओ। आंख मलती मलती देवी कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। विलेन ने लपक कर तिपाई पर से बड़ी सफाई के साथ एक रुमाल में चाय की प्यालियां समेटकर मेकअप टेबल के आईने के पीछे छुपा दीं और अपनी पुरानी पतलून से टेबल को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया। बाकी एक्टरों ने कुर्सियां अपनी अपनी जगह पर जमा दीं और बड़े सलीके से बैठ गए। मुंशी साहब ने पुरानी अधजली बीड़ी फेंककर जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाना शुरू कर दिया। देवी अंदर आई। सोफे पर से मुंशी साहब और विलेन उठ खड़े हुए। मुंशी साहब ने बढ़कर कहा, आओ देवी, यहाँ बैठो। दरवाजे के पास बड़ी बड़ी स्याहोसफेद मूंछों वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनकी मूंछों के लटके और बढ़े हुए बाल थरथराए और उन्होंने अपनी नशिस्त पेश करते हुए गुजराती लहजे में कहा, इधर बेसू। देवी उनकी थरथराती हुई मूंछों की तरफ ध्यान दिए बगैर आंख मलती और हाय हाय करती आगे बढ़ गई। एक नौजवान ने, जो हीरो से मालूम हो रहे थे और फंसी फंसी कमीज पहने हुए थे, झट से एक चौकीनुमा कुर्सी सरकाकर आगे बढ़ा दी और देवी ने इस पर बैठकर अपनी नाक के बांसे को रूमाल से रगड़ना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर देवी की तकलीफ के एहसास ने एक अजीबोगरीब रंग पैदा कर दिया था। मुंशी साहब की कुव्वत एहसास चूंकि दूसरे मर्दों से ज्यादा थी, इसलिए चश्मा हटाकर उन्होंने अपनी आंख मलना शुरू कर दी थी। जिस नौजवान ने कुर्सी पेश की थी, उसने झुककर देवी की आंख का मुलाहिजा किया और बड़े मुफक्किराना अंदाज में कहा, आंख की सुर्खी बता रही है कि तकलीफ जरूर है। इनका लहजा फटा हुआ था। आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरा गूंज उठा। ये कहना था कि देवी ने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सफेद साड़ी में उसकी टांगें इस्तिराब का बेपनाह मुजाहरा करने लगीं। विलेन साहब आगे बढ़े और बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी सख्त कमर झुकाकर देवी से पूछा, जलन महसूस होती है या चुभन? एक और साहिब, जो अपने 16 हैट समेत कमरे में अभी अभी तशरीफ लाए थे, आगे बढ़ के पूछने लगे, पपोटों के नीचे रगड़ सी महसूस तो नहीं होती? देवी की आंख सुर्ख हो रही थी। पपोटे मलने और आंसुओं की नमी के बायस मेले मेले नजर आ रहे थे। चितवनों में से लाल लाल डोरों की झलक चक में से कुरूबे आफताब का सुर्ख सुर्ख मंजर पेश कर रही थी। दाहिनी आंख की पलकें नमी के बायस भारी और घनी हो गई थीं, जिससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। बाहें ढीली करके देवी ने दुखती आंख की पुतली नचाते हुए कहा, बड़ी तकलीफ होती है। हाय उई। और फिर से आंख को गीले रुमाल से मलना शुरू कर दिया। स्याहोसफेद मूंछों वाले साहब ने, जो कोने में बैठे थे, बुलंद आवाज में कहा, इस तरह आंख ना रगड़ो, काली पीली कोई और तकलीफ हो जाएगा। हाँ हाँ। अरे तुम फिर वही कर रही हो, फटी आवाज वाले नौजवान ने कहा। विलेन, जो फौरन ही देवी की आंख को ठीक हालत में देखना चाहते थे, बिगड़कर बोले, तुम सब बेकार बातें बना रहे हो। किसी से अभी तक ये भी नहीं हुआ कि दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। अपनी आंख में ये तकलीफ हो तो पता चले। ये कहकर उन्होंने मुड़कर खिड़की में से बाहर गर्दन निकाली और जोर जोर से पुकारना शुरू किया, अरे कोई है, कोई है, गुलाब, गुलाब। जब उनकी आवाज बेअसर साबित हुई तो उन्होंने गर्दन अंदर को कर ली और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, खुदा जाने होटल वाले का ये छोकरा कहाँ गायब हो जाता है। पड़ा ऊँघ रहा होगा स्टूडियो में किसी तख्ते पर। मरदूद नापकार। फिर फौरन ही दूर स्टूडियो के उस तरफ गुलाब को देखकर चिल्लाए, जो उंगलियों में चाय की प्यालियां लटकाए चला आ रहा है।
अरे गुलाब गुलाब। गुलाब भागता हुआ आया और खिड़की के सामने पहुंचकर ठहर गया। विलेन साहब ने घबराए हुए लहजा में उससे कहा, देखो, एक गिलास में पानी लाओ, जल्दी से भागो। गुलाब ने खड़े खड़े अंदर झांका, देखने के लिए कि यहाँ गड़बड़ क्या है। इस पर हीरो साहब ललकारे, अरे देखता क्या है, लाना ग्लास में थोड़ा सा पानी, भाग के जा भाग के। गुलाब सामने टीन की छत वाले होटल की तरफ रवाना हो गया। देवी की आंख में चुभन और भी ज्यादा बढ़ गई और उसकी बनारसी लंगड़े की कैरी ऐसी नन्ही मुन्नी ठोड़ी रोते बच्चे की तरह कांपने लगी और वो उठकर दर्द की शिद्दत से कराहती हुई सोफे पर बैठ गई। दस्ती बटोई से माचिस की डिबिया के बराबर एक आईना निकालकर उसने अपनी दुखती आंख को देखना शुरू कर दिया। इतने में मुंशी साहब बोले, गुलाब से कह दिया होता पानी में थोड़ी सी बर्फ भी डालता लाए। हाँ हाँ, सर्द पानी अच्छा रहेगा। ये कहकर विलेन साहिब खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर चिल्लाए, गुलाब, अरे गुलाब, पानी में थोड़ी सी बर्फ छोड़ के लाना। इस दौरान में हीरो साहिब जो कुछ सोच रहे थे, कहने लगे, मैं बोलता हूं कि रुमाल को सांस की भाप से गर्म करो और उससे आंख को सेकने दो, क्यों दादा, एकदम ठीक रहेगा। स्याहो सफेद मूंछों वाले साहब ने सर को इस बात में बड़े जोर से हिलाते हुए कहा। हीरो साहिब खूंटियों की तरफ बढ़े, अपने कोट में से एक सफेद रुमाल निकालकर देवी की सांस के जरिए से उसको गर्म करने की तरकीब बताई और अलग होकर खड़े हो गए। देवी ने रुमाल ले लिया और उसे मुंह के पास ले जाकर गाल फुला फुलाकर सांस की गर्मी पहुंचाई। आंख को सेक दी मगर कुछ इफाका नहीं हुआ, कुछ आराम आया। 16 हैट वाले साहब ने दरियाफ्त किया। देवी ने रूनी आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, अभी नहीं निकला, मैं मर गई। इतने में गुलाब पानी का गिलास लेकर आ गया। हीरो और विलेन दौड़कर बढ़े और दोनों ने मिलकर देवी की आंख में पानी चुवाया। जब गिलास का पानी आंख को आराम देने में खत्म हो गया तो देवी फिर अपनी जगह पर बैठ गई और आंख झपकाने लगी। कुछ इफाका हुआ, अब तकलीफ तो नहीं है, कंकरी निकल गई होगी, बस थोड़ी देर के बाद आराम आ जाएगा। आंख धुल जाने पर पानी की ठंडक ने थोड़ी देर के लिए देवी की आंख में चुभन रफा कर दी, मगर फौरन ही फिर से इसने दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बात है? ये कहते हुए एक साहब बाहर से अंदर आए और दरवाजे के करीब खड़े होकर मुआमले की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। नवारिद कुहना साल होने के बावजूद चुसतो चालाक मालूम होते थे। मूंछें सफ़ेद थीं, जो बीड़ी के धुएं के बाइस स्याही माइल जर्द रंगत इख्तियार कर चुकी थीं। उनके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि फौज में रह चुके हैं। स्याह रंग की टोपी सर पर जरा इस तरफ तिरछी पहने हुए थे। पतलून और कोट का कपड़ा मामूली और काकसतरी रंग का था। कूल्हों और रानों के ऊपर पतलून में पड़े हुए झोल इस बात पर चुगलियां खा रहे थे कि उनकी टांगों पर गोश्त बहुत कम है। कॉलर में बंधी हुई मैली नेकटाई कुछ इस तरह नीचे लटक रही थी कि मालूम होता था वो उनसे रूठी हुई है। पतलून का कपड़ा घुटनों पर खिंचकर आगे बढ़ा हुआ था, जो ये बता रहा था कि वो इस बेजान चीज से बहुत कड़ा काम लेते रहे हैं। गाल बुढ़ापे के बाइस बह पिचके हुए, आंखें जरा अंदर को धंसी हुईं, जो बार बार शानों की अजीब जुम्बिश के साथ सुकेड़ ली जाती थीं। अपने कांधों को जुम्बिश दी और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में बैठे हुए लोगों से पूछा, कंकर पड़ गया है क्या? और इस बात में जवाब पाकर देवी की तरफ बढ़े हीरो और विलेन को एक तरफ हटने का इशारा करके आपने कहा, पानी से आराम नहीं आया। खैर, रुमाल है किसी के पास? निस्फ दर्जन रुमाल उनके हाथ में दे दिए गए।
बड़े ड्रामाई अंदाज में आपने इन पेश करदा रुमालों में से एक मुंतखब किया और उसका एक किनारा पकड़कर देवी को आंख पर से हाथ हटा लेने का हुक्म दिया। जब देवी ने उनके हुक्म की तामील की तो उन्होंने जेब में से मदारिके से अंदाज में एक चर्मी बिटवा निकाला और इसमें से अपना चश्मा निकालकर कमाल एहतियात से नाक पर चढ़ा लिया। फिर चश्मे के शीशों में से देवी की आंख का दूर ही से अकड़कर मुआयना किया। फिर दफतन फोटोग्राफर की सी फुर्ती दिखाते हुए आपने अपनी टांगें चौड़ी की और जब उन्होंने अपनी पतली पतली उंगलियों से देवी के पपोटों को छूना चाहा तो ऐसा मालूम हुआ कि वो फोटो लेते वक्त कैमरे का लेंस बंद कर रहे हैं।